जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले पार्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं और इस पे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको सरल भाषा में आपको पढ़ाऊँगा। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मिलने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो साथियों, देखेंगे आप रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन आपने देखे होंगे, रासायनिक परिवर्तन का मतलब आपको पूर्व कक्षाओं में बताया होगा, जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको ही हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने कुछ कक्षा 10वीं की किताबों में उदाहरण भी पढ़े होंगे, दूध से दही का बनना और लोहे में जंग का लगना। तो इस प्रकार से कई उदाहरण आपने पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन, क्या लिखा है बच्चों, ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये काफ़ी सरल परिभाषा है कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा है। तो इसके पश्चात आप देखेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा हुआ है कि अभिकारक और उत्पाद। तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे उत्पाद। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो जो उत्पाद बनते हैं उनको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। जो पदार्थ बनते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो ये आपके अभिकारक और उत्पाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में अलग से 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उनको हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो हेडिंग है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। हमने शुरू में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब हम लोग उसके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों पहला उदाहरण है Mg+O2 तीर का निशान MgO। यानी क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से क्रिया की तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आप देखेंगे जो तीर के बाईं तरफ हैं, यानी ये 2 Mg और ऑक्सीजन ये क्या हो रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे इसमें क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, तो इनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं, जैसे पूर्व में मैंने आपको परिभाषा में बताया था। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण है C+O2 तीर का निशान CO2। तो इसमें आप बच्चों बताइए अभिकारक कौन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो C और O2 ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और अभिक्रिया होने के पश्चात जो बना है यानी CO2 गैस, ये क्या है बच्चों, उत्पाद। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जब रासायनिक क्रिया हो जाती है तो उसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं।
इसके पश्चात हम लोग अगला देखेंगे उदाहरण। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। और ये मंद रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि ये बहुत धीमी गति से होती है। इसके पश्चात दूसरा है बेटा दूध से दही का बनना। ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें भी एक नया पदार्थ दही बनता है। और लोहे में जंग लगना, इसमें नया पदार्थ यानी जंग जो होती है वो नया पदार्थ होता है। तो इसको भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण से जानते हैं। इसके पश्चात अगला देखेंगे हम लोग, पांचवा उदाहरण है श्वसन। तो श्वसन भी एक प्रकार की क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ बनता है और ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपने देखा इस स्लाइड में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के आपने 5 उदाहरण पढ़े। तो इस प्रकार से आपने इस स्लाइड में रासायनिक अभिक्रिया को जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के लक्षण यानी प्रेक्षण, यानी आपको कैसे पता पड़ेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो इसकी आप जांच कैसे करेंगे, प्रेक्षण कैसे करेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के लक्षण लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जो नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, क्या दिया हुआ है इसमें, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा दिया हुआ है रंग में परिवर्तन। तीसरा दिया हुआ है तापमान में परिवर्तन। और चौथा दिया हुआ है गैस का निकास। तो इन 4 फिल्टर के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन में इसमें कैसा आप समझेंगे कि जैसे मान के चलिए किसी भी पदार्थ की, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में अभिकारक के रूप में है और अगर वो गैस अवस्था में उत्पाद में बनता है तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है। या कोई ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में बन जाए या द्रव से गैस बन जाए, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो आपके अवस्था में परिवर्तन माने जाएंगे। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके पश्चात आप देखेंगे रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है, जैसे आप इसको साधारण उदाहरण से समझें तो हम लोगों के घर में जो हल्दी होती है, हल्दी में हम लोग अगर चूना मिला देते हैं तो उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, लाल। तो यहाँ पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई है क्योंकि इसमें रंग में परिवर्तन हुआ है। हल्दी पीले कलर की होती है, चूना सफ़ेद कलर का होता है और दोनों को मिलाने से एक लाल कलर का रंग प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग रुचना भी कहते हैं और हम लोग 30 त्योहारों में इसको तिलक करते हैं। तो इस प्रकार से रंग में परिवर्तन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके पश्चात आप देखेंगे तापमान में परिवर्तन। तो बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पर ऊष्मा निकलती है। जैसे आप देखेंगे कि किसी आपने परख नली में एक ए पदार्थ डाला और एक बी पदार्थ डाला। दोनों पदार्थ को डालने के पश्चात वह जो आपकी परख नली है वो ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन होती हैं, या तो ठंडी हो जाए या गर्म हो जाए, तो वहाँ पर तापमान में परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके पश्चात है गैस का निकास। तो मान के चलिए आपने परख नली ली, उसमें आपने कोई पदार्थ लिया और एक दूसरा पदार्थ आपने बी डाला और इन दोनों पदार्थ को मिलाने के पश्चात इसमें से गैस का निकास हुआ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से ये 4 तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो ये 4 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का निकास। इसके पश्चात बच्चों आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कई बार संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देखना होगा और उसको संतुलित भी करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र
के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या लिखा है बच्चों कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वो आपको मैंने बताई कि अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। इस सभी को हम लोग नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तब हमको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे उदाहरण नंबर, इसमें उदाहरण दिया हुआ है CaCO3, तीर का निशान, ऊपर दी हुई है ऊष्मा CaO + CO2। तो ये उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसमें आप देखेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया अभिकारक और CaO और CO2 हो गए उत्पाद। चूँकि यहाँ पे लिखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप है, ऊष्मा है, दाब है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊष्मा को तीर के निशान के ऊपर लिखा गया है। और जो रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम लोगों ने बताई थी आपको कि अभिकारक एवं उत्पादों को, तो ये आपके हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना, तो ये आपके रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखा है। तो अभिकारक एवं उत्पादकों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो ये आपको स्पष्ट हो गया है। इसके पश्चात जो रासायनिक समीकरण है इसको हम लोग किस प्रकार से संतुलित करते हैं ये आप देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये बच्चे आप सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या होता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना? इसके लिए सबसे पहले आपको एक नियम के बारे में जानना होगा। ये नियम आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है ये नियम? तो आप देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कुल द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होने चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी इसको अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से समझें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि इस जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है आपके कक्षा 10 के सिलेबस में, उसको हम लोग जानते हैं हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हिट एंड ट्रायल, यानी लगातार प्रयास करना जिसके बाद आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उनको तो हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे, और जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेंगे उनको हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इस स्लाइड में मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया पहचान के लक्षण और रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में।